नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आज आने की 17 मार्च के पटवारी के एग्ज़ाम की दोनों शिफ्ट के बारे में कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार। दोस्तों, एडमिरल नौसेना का सर्वोच्च पद होता है और एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कैप्टन मनोज पांडे भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के हेड हैं। वहीं अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, तो इसके प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं। फिर प्रश्न आया था जलियांवाला कांड कब हुआ? तो डेट याद रखिएगा दोस्तों, 13 अप्रैल वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला कांड हुआ। और जनरल डायर के कहने पर, यह प्रश्न भी आ सकता है कि उस समय जनरल कौन था, तो जनरल डायर के कहने पर यह कांड हुआ था। फिर प्रश्न आता है बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को मिलाने वाला क्षेत्र मैकल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के तहसील की अमरकंटक वह क्षेत्र है जहां सतपुड़ा और मैकाल सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। साथ में आपको याद दिलाना चाहूंगा अमरकंटक वही क्षेत्र है जहां से नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदियों का उद्गम होता है। फिर प्रश्न आया था दैनिक भास्कर के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों नाम याद रखिएगा रमेश चंद्र अग्रवाल। दैनिक भास्कर के संस्थापक हैं। फिर प्रश्न था प्रथम नियमित जनगणना किसके समय शुरू की गई? तो वर्ष 1881 में लॉर्ड लिप्रेन की समय प्रथम नियमित जनगणना शुरू की गई। फिर प्रश्न था अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों महेशमती, जो कि खरगोन जिले में आता है, और महेशमती का नया नाम महेश्वर है। महेश्वर में ही देवी अहिल्याबाई का महल है एवं देवी अहिल्याबाई का मंदिर भी महेश्वर में ही स्थित है। महेश्वर में दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सतधारा जलप्रपात एवं महेश्वर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ एक बांध है, स्थित है। महेश्वर दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। और इस बारे में दोस्तों अपन ने अपनी मध्य प्रदेश के इतिहास वाली क्लास में बहुत विस्तार से पढ़ा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश का राजकीय पशु? तो दोस्तों बारहसिंघम मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। फिर प्रश्न था 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुरैना, ऑप्शन में मुरैना था, तो मुरैना में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जबलपुर में भी 64 योगिनी मंदिर स्थित है। अगर ऑप्शन में जबलपुर होता तो जबलपुर भी आंसर हो सकता था। और साथ में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के ही तर्ज पर भारत के संसद का भी निर्माण हुआ है। फिर प्रश्न था गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 5 मार्च वर्ष 1931। फिर प्रश्न था निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों अनुच्छेद से प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे भी अच्छे से आप एक बार एग्जाम के पहले देख के जाइए। और इसका जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग का संबंध है। फिर प्रश्न था संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 368 के भाग 20 से संबंधित है संविधान संशोधन। फिर प्रश्न था अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? दोस्तों अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। फिर प्रश्न था बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। फिर प्रश्न है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए दोस्तों बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर प्रश्न था
पड़बानी एकल लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। फिर प्रश्न था तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आगरा। वहीं अगर पूछा जाए तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, जो कि तानसेन की इच्छा के अनुसार तानसेन के गुरु मोहम्मद गोस के मकबरे के बाजू में है। फिर प्रश्न था प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है दोस्तों प्रतिभाशाली छात्रों से। फिर प्रश्न था वर्षा बर्मन का संबंध किससे है? तो दोस्तों वर्षा बर्मन का संबंध शूटिंग से है। फिर प्रश्न था बुरहानपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मान्यताओं के अनुसार भृगु ऋषि के नाम पर बुरहानपुर का नाम रखा गया, क्योंकि बुरहानपुर शहर का पुराना नाम भृगुपुर था। वहीं कुछ तर्क दिए जाते हैं कि एक सूफी संत बुरहानुद्दीन शरीफ के नाम पर बुरहानपुर शहर का नाम रखा गया। अगला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों एनी बेसेंट। अपन ने अपनी परसों वाली क्लास में इसे डिस्कस किया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर प्रश्न था विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। फिर प्रश्न था लेपाक्षी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से लेपाक्षी चित्रकला का संबंध है। फिर प्रश्न था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। फिर प्रश्न था महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? इससे दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित है महालनोबिस समिति, और मैं आपको बताना चाहूंगा यह दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है महालनोबिस समिति। फिर प्रश्न था पंचायती राज समिति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1992 में हुआ था कि अनुच्छेद 243 एवं 243 ओ से संबंधित है। फिर प्रश्न था उस्ताद हस्सू खां किस घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों यह ग्वालियर घराने से संबंधित थे। अब देख लेते हैं विज्ञान के कुछ प्रश्न। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में आता है? दोस्तों उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग में आता है, और इस बारे में भी दोस्तों अपन ने अपनी विज्ञान वाली क्लास में डिस्कस किया है। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। फिर प्रश्न था पुरानी नमूनों की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों रेडियो समस्थानिक डेटिंग विधि। फिर प्रश्न था ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को दोस्तों उदरपातन कहते हैं, और कपूर एवं आयोडीन इसके उदाहरण हैं। फिर प्रश्न था प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे दोस्तों फोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि विज्ञान की एक शाखा है। फिर प्रश्न था एसी को डीसी में परिवर्तित कौन करता है? तो दोस्तों रेक्टिफायर नाम का उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में। फिर प्रश्न था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इसे ही दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। समीकरण का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों यह अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है। इसका सही जवाब होगा आइंस्टीन। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर प्रश्न था AUPAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर प्रश्न था जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा द्विफोकसीय लेंस।
और दोस्तों जरादृष्टि दोष को प्रीसाइफिया कहते हैं, जिसमें पास और दूर दोनों दृष्टि दोष रहते हैं। फिर प्रश्न था उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? दोस्तों यह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रहती है। फिर प्रश्न था टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर प्रश्न था वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न था एक मैक्रोन का मान कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है -0.001 mm, एक मैक्रोन का मान। फिर प्रश्न था सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कोरोना नाम से जाना जाता है, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है। फिर प्रश्न था जिम स्प्रिंट है तरंग दैर्ध्य को किसमें मापा जाता है? दोस्तों तरंग दैर्ध्य की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। फिर न्यूटन लॉ से प्रश्न आया था एक दोस्तों, एक प्रश्न पीरियोडिक टेबल से या आवर्त सारणी जिसे कहते हैं से आया था। समय का ऐसा ही मात्रक पूछा था, तो सेकंड दोस्तों समय का ऐसा ही मात्रक होता है। फिर एक प्रश्न कोशिका से संबंधित आया था। पर्यावरण से संबंधित दोस्तों दो प्रश्न आए थे। फिर प्रश्न था ऑक्सीजन की खोज किसने की? दोस्तों जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है शायद वही क्वेश्चन है, E=mc² वाला अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर देख लेते कंप्यूटर की, किसी प्रिंटर का आउटपुट किस में मापा जाता है? दोस्तों डीपीआई में प्रिंटर का आउटपुट मापा जाता है, और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच, जिसमें किसी भी प्रिंटर की क्षमता मापी जाती है। फिर प्रश्न था जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का पूर्ण रूप है। तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, और अगर ऑप्शन में पॉइंटर की जगह इनपुट भी दिया हो, तो अगर इस उससे देखा जाए तो इनपुट डिवाइस भी है माउस एक। तो दोस्तों यह ऑप्शन इसके नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में किस तरह के थे। फिर एक प्रश्न था हाल ही एक ही समय में दो दिशाओं में कम्युनिकेशन चैनल किस मोड में होता है? दोस्तों फुल डुप्लेक्स। इस बारे में भी कंप्यूटर की क्लास में अपन ने डिटेल में पढ़ा है। मैं दोनों दिशाओं में एक ही समय पर कम्युनिकेशन हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सिंगलेक्स में दोस्तों सिर्फ एक ही दिशा में कम्युनिकेशन हो सकता है, और इसके उदाहरण टीवी केबल या रेडियो इसके उदाहरण है, जिसमें सिर्फ एक ही साइड से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। फिर आता है दोस्तों हाफ डुप्लेक्स, जिसमें एक बार में एक तरफ से होते हैं, बाकी इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एक बार में एक तरफ से होता है। तो वॉकी टॉकी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें एक तरफ से पहले कम्युनिकेशन जाता है, फिर पहुंचने के बाद दूसरी तरफ से आता है। और फिर आता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें हमारे इंटरनेट, मोबाइल और यह सभी कार्य करते हैं, जिसमें एक समय पर दोनों दिशाओं से कम्युनिकेशन हो सके। फिर प्रश्न था एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एसएमपीएस का पूर्ण रूप कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और इसका पूर्ण रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा। फिर प्रश्न था कौन सा एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन इसके अलावा तीन और दिए होंगे। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है, या 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, और बाकी तीन ऑप्शन कुछ गलत दिए होंगे। फिर प्रश्न था कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का पूर्ण रूप है। फिर देखते हैं प्रबंधन से प्रश्न। तो प्रश्न था एडम स्मिथ ने कार्य विभाजन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों कार्य विभाजन के स्थान पर एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया था। फिर प्रश्न था किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी क्या होती है? तो दोस्तों लक्ष्य किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी होती है। फिर प्रश्न था कर्मचारी केंद्रित परीक्षण विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर था दोस्तों रेसेंस सकल्ट। ये सभी प्रश्न दोस्तों अपन ने अपनी
क्लासेस में किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है उसी क्लास से कोई इन प्रश्नों के आगे पीछे वाला कोई प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ जाए। फिर वही विपणन से प्रश्न आया था, नियोजन से आया था, नियंत्रण से आया था, संगठन से आया था और लेखांकन से आया था। और इन सभी के बारे में अपन ने दोस्तों कई प्रश्न किए हैं, तो उन्हें आप जरूर देखिए। और आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, स्टूडेंट्स द्वारा इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।